जय हिंद पेश नमस्कार। सो फ्रेंड्स 2022 शुरुआत में बड़ी खबर। जी हां, भारतीय नौसेना के पास लड़ाकू विमान खरीदने की नई योजना। जी हां, लेकिन जिन विमानों पर यह विचार कर रहा है उनमें से कुछ विमान वाहक से संचालित नहीं हो सकते हैं। जी हां, हमारे भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों के लिए अपने मल्टी-रोल कैरियर वन फाइटर MRCBF कार्यक्रम के तहत संशोधित संख्या और अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए एक नए हाइब्रिड जी हां और संभावित समस्याग्रस्त दृष्टिकोण के साथ नए लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक शांति प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, लेकिन उल्लेखनीय रूप से माना जा रहा है कि कुछ लड़ाकू विमान वाहक से संचालित नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन फ्रेंड्स हमारे भारतीय नौसेना अब 26 वाहक जनित लड़ाकू विमानों की तलाश कर रही है। यह संशोधित आंकड़ा 57 विमानों के लिए 2017 RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में खोजे गए विमानों की कम संख्या के लिए है। जी हाँ, यह कम संख्या समीचीनता से प्रेरित है। जी हाँ, इस उम्मीद के साथ कि कम किए गए खर्च को तेजी से संशोधित किया जाएगा। यह छोटी खरीद इसीलिए क्योंकि MRCBF है, ये फाइटर्स को अब स्टॉप गैप होने का अनुमान है। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TDBF 2026 तक टेकअप करेगा और इसे 2032 तक शामिल कर लिया जाएगा। मतलब इसका मास प्रोडक्शन 2030 तक शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन जबकि फाइटर्स की संख्या कम है, अधिग्रहण को जल्द ही संशोधित करने की जरूरत है। जी हाँ, यह देखते हुए कि भारत के नए विक्रांत IAC-1 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 विमान वाहक को इसी साल चालू होने की उम्मीद है। जी हाँ, LCA नौसेना को कैरियर संचालन के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है और इन सर्विस MiG-29 के KUB की क्षमताओं की अगले दशक में प्रासंगिकता कम होने की उम्मीद है। जी हाँ, खरीद कम होने पर भी महत्वपूर्ण है और अब नए प्रक्रिया के तहत विमान प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया में निर्माताओं से डेटा एकत्र करने के लिए सूचना के लिए अनुरोध रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी करना, आवश्यक संस्थाओं पर एक प्रस्ताव तैयार करना, लागत का अनुमान लगाना और इससे स्वीकार करने के लिए रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को प्रस्तुत करना शामिल है। और इस बार उम्मीद है कि कोई निविदा टेंडर प्रतियोगिता नहीं होगी और आवश्यकता की स्वीकृति के चरण में दो सेनानियों के बीच एक विकल्प बनाया जाएगा। जी हाँ, जिसने सरकार से सरकार अनुबंध होगा। जैसे कि यहाँ पर राफेल आ सकता है या F-18 सुपर हॉर्नेट आ सकता है, जो कि डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे। सो फ्रेंड्स ध्यान रखें, इस प्रतियोगिता में नौसेना की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक MRCBF है, विमान की क्षमता है। जी हाँ, जो भविष्य के इंडियन कोटाबर CATOBAR कैटापल्ट असिस्टेड टेकअप बट अरेस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट कैरियर की योजनाओं के साथ विमान वाहक से कैटापल्ट द्वारा लॉन्च करने की क्षमता रखती है। जी हाँ, रूसी MiG-29 के KUB में यह क्षमता नहीं है और हमारे भारतीय नौसेना को भी 5वीं पीढ़ी के USA F-35C की पेशकश नहीं की गई है। जी हाँ, यह फ्रेंच डाजल्ट राफेल M मारिन वेरिएंट है और USA बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स को हमारे भारतीय नौसेना के लिए उपलब्ध दुनिया में एकमात्र लड़ाकू विमान छोड़ देता है। ध्यान रखें, ये दोनों एयरक्राफ्ट कैटापल्ट लॉन्च सक्षम है। ये दोनों में से चुने गए MRCBF के भी INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जो हमारे दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो इनके लिए स्की जंप से संचालित होने में सक्षम होने की उम्मीद है। जी हाँ, और अगले 4 महीनों में गोवा की पनाजी में INS हंसा में इंडियन नावी की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी SBTF में 2 लड़ाकू विमानों से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। जबकि F-18 पहले से इसकी जंप से संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है और फ्रांसीसी लड़ाकू ने कभी रैम्प से छलांग नहीं लगाई है। कोई समस्या होने की उम्मीद नहीं है। जी हाँ, हालांकि यह राफेल के लिए एक दिलचस्पी माइलस्टोन साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी डेजर्ट एविएशन की तरफ से कहा गया है कि ये टेस्ट हमारे भारत में किया जाएगा राफेल का। और फ्रेंड्स, आप लोगों को राफेल फाइटर का क्रेजी पूरा दुनिया में पता ही होगा। तो इसे देखते हुए हमारे भारत भी पहले से 36 राफेल को ऑपरेट कर रहा है और अभी भी हमारे भारत ये राफेल के ऊपर जा सकता है, राफेल M मारिन वर्जन के ऊपर। जी हाँ, ये ज़्यादा संभावना लगता है। जी हाँ।